आप अपनी जीवनचर्या के बारे में, दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पिछले कई दशकों से हमने कभी कोई दवाई नहीं खाई कि मेरे बच्चे की हाइट कम है, तो वो क्यों है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए एक पैसे की भी दवाई का कोई काम नहीं है। एक हाई क्वालिटी की पेरेंटिंग, अच्छी डेडिकेटेड पेरेंटिंग बच्चे को एक अच्छी हाइट दे सकती है। बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या मोटापे की बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर सुबह बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और सुबह लंबी वॉक करके आएंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो मोटापा छू नहीं सकता। बाकी माइंडसेट है कि कई बार पेरेंट्स केवल ताकत वाली चीज़ें बच्चों को देना पसंद करते हैं कि तू दूध पी ले, फल खा ले, काजू खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले, ये मिठाई खा ले, या फिर जंक फूड देते हैं घर पे ला के, पिज़्ज़ा बर्गर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को सब्जियां जरूर दें। बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता जा रहा है। भारत के अंदर तो आंकड़ों के अनुसार 27% बच्चों को ये समस्या। कभी भी स्टोर्ड फूड ना लें। जंक फूड खाना इम्यूनिटी को कम करने का सबसे बड़ा कारण है। तो जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, डाइज हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पाउडर्स हैं डिफरेंट, तो ऐसी चीज़ ना दे बच्चों को। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ दिन के बाद पीलिया हो जाता है, तो वो बच्चों को क्यों होता है और उसका क्या इलाज करें। पीलिया का मतलब हो गया कि बच्चे के अंदर जो बाइल है वो इकट्ठा हो रहा है, वो सर्कुलेशन में ना आके यूरिन स्टूल से बाहर नहीं निकल रहा, वो अंदर जमा हो गया है। अगर माँ फिजिकली एक्टिव रहेगी दिन भर तो अच्छा रहेगा। सर्दियों में बच्चों की छातियों से आवाज़ आने लगती है और भारत के अंदर लगभग 15-20% लोगों को नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है, तो उससे कैसे बचा जाए। गर्मियों में भी बच्चों को 5-6 घंटे बिना पंखे के जरूर रखें। जो बच्चे मान लो 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का बच्चा है तो उसे बाहर लेके जाएं 2-2 घंटे सुबह शाम। बालकनी है, वरांडा है, ऐसे जहाँ पे नेचुरल एयर मिले। जो नेचुरल गर्म हवा बच्चों के नाक में जाएगी, लंग्स में जाएगी, तो उससे सिकाई करेगी, उससे नाक में से आवाज़ आ नहीं सकती। माँ बाप अक्सर बच्चों को लेके, स्मॉल पेनिस को लेके, शुशु छोटी होने को लेके बड़ा चिंतित हो जाते हैं। कई पेरेंट्स बता भी नहीं पाते कि इसका बच्चे का शुशु वाली जगह हमें थोड़ी छोटी लग रही है। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने में हिचक करते हैं। फ्लैबी जो बच्चे 26 से बच्चे होते हैं, जो थोड़े से हेल्दी, ज़्यादा फैटी ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें लगता है ऐसा कि पेनिस स्मॉल है, लेकिन पेनिस के साइज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्री के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं जब आपका परिचय कराऊंगा तो आप भी बड़े खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं उनके बारे में। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ हिंदू संस्कृति का परचम जिसने पिछले दिनों से पूरे संसार के अंदर लहराने का काम किया है, जिनकी जीवन शैली ऐसी है जिनको देखकर बड़े बड़े लोग कायल हो जाते हैं। स्वामी रामदेव इनके घर, इनके नर्सिंग होम पर कई बार आ चुके हैं। उनके साथ इनकी बड़ी घनिष्ठता है और डॉक्टर साहब भी बहुत बार उनके आश्रम में जाते हैं और उनके साथ बहुत ही प्रेम वाला, स्नेह वाला व्यवहार वो रखते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी उनके घर पे आए और उनकी जीवन शैली के कायल हो गए। डॉक्टर साहब ने उन्हें अपनी चक्की दिखाई, उसका आटा जहाँ से वो पीस के आटा खाते हैं, अपनी मच्छरदानी दिखाई जहाँ पर वो सोते हैं बिना एसी के, बिना पंखे के, गर्मियों के अंदर, और उन्होंने अपने पीतल के बर्तन दिखाए जिसके अंदर वो भोजन उनका पूरा परिवार खाता है। हमारे बाबूजी डॉक्टर साहब के फादर 91 साल के हैं और आज तक उन्होंने किसी भी पैथी की कोई दवाई नहीं खाई, बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी बेटी सौम्या जो मात्र 17 साल की है अभी, और जिसने 9 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता याद कर ली थी। एक ऐसा परिवार डॉक्टर साहब का है। तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप पहचान ही गए होंगे इतनी सारी बातों से। डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD, और जगदम्बा बेबी केयर के नाम से अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। पूरी दुनिया से इनके पास बच्चे आते हैं और उन बच्चों को भी दवाइयाँ कम और जीवन शैली और नेचुरल तरीके से वो ठीक करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, सस्ते में ठीक करते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है। और इनके अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को तो गिनती भी अभी ध्यान नहीं है कि कितने, कहाँ जगह कितने हैं, इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके। और इनकी 300 से ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं जिसने मिलियंस व्यूज़ प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और इस पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों के बारे में, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं, हर बात जो आप जानना चाहते हैं बारीकी से उनसे बात करेंगे और वो इतने बढ़िया सोल्यूशन बताते हैं। तो आपको पूरे एपिसोड में आनंद आने वाला है। आप पूरे एपिसोड को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला इतने बिजी शेड्यूल से।
बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं और बच्चे एक खिलौने की तरह से होते हैं, एक मिट्टी के खिलौने की तरह से, जिनको आप कहीं भी मोड़ दो, कैसे ही जैसे आप उनको जिस सांचे में ढालोगे वो वैसे ही तैयार हो जाएंगे। और आपका तो सारा जीवन ही बच्चों के साथ रहा है। पिछले 25 सालों में आपने 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ठीक किए हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बच्चों की जो बीमारियाँ होती हैं उसका सबसे बड़ा जो मुख्य रीज़न है जो बच्चों में ज़्यादा होती है वो आप क्या समझते हैं? और इससे पहले आप अपनी जीवनचर्या के बारे में, दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपने ही मुखारविंद से। डॉक्टर मुकेश ने बड़ा तगड़ा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं तो एक सिंपल सरल योगी हूँ। मम्मी पापा का बचपन से ही भारतीय जीवन शैली में, भारतीय संस्कृति में बड़ा अच्छा रुझान रहा, तो मेरा भी वैसा ही रुझान बनता गया। तो एक MBBS MD डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक भी हूँ। तो उसमें मैंने भारतीय संस्कृति वाली जो जीवन शैली को अपनाया, उससे बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया। वही फिर मैंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी हम लोगों ने दिया, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। एक असली पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, अगर बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग हो तो जैसे छत्रपति शिवाजी कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, जैसे महाराणा प्रताप कभी बीमार नहीं हुए, जैसे कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हमेशा फिट रहे, निरोगी रहे, इसी तरह से हमारे बच्चे भी हमेशा फिट रह सकते हैं। जैसे मेरे परिवार के हम सभी लोग पिछले कई दशकों से हमने कभी कोई दवाई नहीं खाई। बेटा भी MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया है, गुड़िया भी सौम्या जो है अब आगे 17 साल की हो गई है, जुडिशरी की तैयारी कर रही है आगे। तो हम लोग हमेशा फिट रहते हैं। उसके पीछे भारतीय जीवन शैली का हाथ है। आज से कुछ 1000 साल पहले आयुर्वेद भी नहीं था, आज से 200 साल पहले एलोपैथी भी नहीं थी, उससे पहले नेचुरोपैथी भी नहीं थी। तब लोग कैसे निरोगी रहते थे? वो भारतीय जीवन शैली है। हमारा भारतीय जीवन शैली में पूरा विश्वास है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हम चारों लोगों का। मेरी गुड़िया सौम्या 17 साल की हो गई, वो हमेशा सुबह 5 बजे से पहले नहाई है, ब्रह्म मुहूर्त में नहाती है। डेली हमें हवन करना होता है, सुबह उठ के योग करना होता है, सुबह शाम वॉक करनी होती है, रात को जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है। हम लोग कभी भी पैकेट बंद मसाले लेके नहीं आते, घर में ही जीरा है, जो भी है धनिया है, घर में पीस के अलग अलग डिब्बियाँ होती है हमारी सारी चीज़ों की। तो भारतीय जो मसाले हैं बड़े अच्छे होते हैं, तो सबकी अलग अलग जो खेत से चुन के आती हैं चीज़ें, उनकी अलग डिब्बी होती है, जितना मिलाना होता है मिला लेते हैं। तो केवल सात्विक भोजन ही लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग हमेशा फिट रहते हैं। मेरा भारतीय जीवन शैली में बड़ा विश्वास है, भारतीय संस्कृति में बड़ा विश्वास है, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। जिससे कि दोस्तों आपने देखा कि वैदिक जीवन शैली, सनातन जीवन शैली पे पूरा का पूरा परिवार और समर्पित भी है और उसको अपने यहाँ पर स्थान भी देता है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर लगभग 35% बच्चे अपनी हाइट से कम हाइट के होते हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है माँ बाप का कि मेरे बच्चे की हाइट कम है, तो वो क्यों है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेचुरली हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, एक ऑप्टिमम हाइट होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो लोग लंबे होते हैं तो उनमें कोई वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। अगर मैं बात करूं, मैं खुल के बात करना चाहूं, तो तालिबान के लोगों की एवरेज हाइट 6 फीट होती है और जापान के लोगों की एवरेज हाइट 5.5 फीट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि तालिबान ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या वो दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। वो लोगों के लिए कुछ नुकसान भी पहुँचा सकते हैं और जापान के लोग सारी दुनिया को नई नई चीज़ बना के भी दे सकते हैं। इसलिए हमें हवस नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम हाइट तो बच्चे की होनी ही चाहिए। जो कि स्टैंडर्ड है वो तो मीट करना चाहिए बच्चे को। उसके लिए बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए एक पैसे की भी दवाई का कोई काम नहीं है। एक हाई क्वालिटी की पेरेंटिंग, अच्छी डेडिकेटेड पेरेंटिंग बच्चे को एक अच्छी हाइट दे सकती है। उसके लिए इवन प्रेगनेंसी से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी से पहले पेरेंट्स अपना खान पान का ध्यान रखें, अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, सुबह शाम लंबी वॉकिंग रनिंग करके आएँ। और फिर प्रेगनेंसी में माँ क्या खाए क्या ना खाए, आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि इन 9 महीनों में प्रेगनेंसी में अगर माँ की बड़ी हेल्दी उनकी थिंकिंग होगी, अच्छा हेल्दी माइंडसेट होगा और अच्छे विचार होंगे, तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, वोम में उसका बड़ी अच्छी रेयरिंग होगी, तब बच्चे की हाइट बढ़ेगी। फिर पैदा होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा माँ अपना दूध पिलाए। आजकल बड़ी हैवी कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल में यूजली लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, समय दे नहीं पाते बच्चे को, शुरू से ही बॉटल फीडिंग शुरू करा देते हैं, आर्टिफिशियल फार्मूला फीड देते हैं। ये सब एक फैक्टर्स होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं और बच्चे की हाइट बढ़ने नहीं देते। बच्चे की हाइट बढ़ने के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल जीना, अच्छी प्राकृतिक जीवन शैली जीना, ये सबसे पहली उसकी शर्त है। उसके बाद जैसे बच्चे की डेली मालिश करें, डेली जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे सुबह शाम आउटडोर एक्टिविटी भी रखें। गर्मियों में बच्चे को
5-6 घंटे बिना पंखे के रखना कंपलसरी है। अगर 5-6 घंटे बच्चा बिना पंखे के गर्मियों में रहता है, जैसे गौशाला में ले गए, मंदिर में ले गए, पार्क में ले गए, स्टेडियम में ले गए, तो बच्चे की हाइट तेजी से बढ़ेगी। जो बच्चे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गर्मियों में पंखे में रहते हैं, एसी में रहते हैं, या जिनको नेचर का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, तब बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। अदरवाइज मालिश करना, बच्चे को योगा सिखाना, जैसे ताड़ आसन है, चक्रासन है, कुछ आसन है, मेरी वीडियो है स्पेशल हाइट के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल जगदम्बा बेबी केयर पे, और इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है जगदम्बा बेबी केयर, उस पर डिटेल में हाइट के बारे में वीडियोस हैं, वो सारे आसन भी कर सकते हैं। फिर बच्चे को एक जैसे कैल्शियम का ही नेचुरल फॉर्म, जो दुनिया का सबसे अच्छा नेचुरल कैल्शियम है, जिससे स्टोन नहीं होंगे, जिससे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो वो कैल्शियम उसे कहते हैं वंशलोचन, बांस के पेड़ का गूंद होता है वो, बांस के पेड़ का गूंद, वो अगर आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दे दें तो वो एक प्राकृतिक चीज़ है जिससे कि हाइट बढ़ सकती है। वैसे बच्चे की मालिश करने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चे की हाइट बढ़ती है उसके लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, पैराथायराइड ग्लैंड जो दो वो कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी उसका ओवरऑल बॉडी की फिटनेस वो उसी हाइट को बढ़ाएगी। अगर बच्चा मोटा होता जा रहा है तो हाइट बढ़ने के चांस ब्लीक हो जाएंगे। अगर बच्चे को मोटापा होने से बचाएं तो बच्चे की हाइट ज़्यादा अच्छी बढ़ सकती है। उसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड ले बच्चा, हरी सब्जियां, दूध, दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, लेकिन जंक फूड बिल्कुल ना खाए, और फिर बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे। आजकल कई पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बर्डन डाल देते हैं कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को 15 घंटे पढ़ना है, उससे भी बच्चे का स्ट्रेस में भी फिर हाइट कम हो जाती है। तो अगर बच्चा स्ट्रेस फ्री रहेगा, पेरेंट्स के साथ हौसले में खेलता कूदता हुआ जाएगा बाहर, तब उसकी हाइट तेजी से बढ़ेगी। आपने दूध की बात की, हाँ जी। तो दूध कितने समय तक माँ बच्चे को पिलाए अपना दूध? देखिए, मेडिकल साइंस जो कहती है कि मैं मॉडर्न साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और मैं भारतीय जीवन शैली को भी बड़ी गहराई से उसको फॉलो करता हूँ डेडिकेशन के साथ। तो दोनों ही के हिसाब से कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं बताई गई है कि माँ का दूध बच्चा कब तक पिए। जितने साल मेरे छोटे भाई ने 4-4.5 साल तक दूध पिया मम्मी का, मैंने 2-2.5 साल तक मम्मी का दूध पिया है। तो जब तक माँ चाहे दूध पिला सकती है, जब तक बच्चा चाहे दूध पी सकता है। जब वो बिजी हो जाए, आउटडोर एक्टिविटी उससे बढ़ जाए तो छोड़ सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऊपर का दूध हम 6 महीने से पहले नहीं देंगे बच्चे को। कोशिश करेंगे कि 6 महीने के बाद ऊपर का दूध अलाउ करें। जब ऊपर का दूध 6 महीने के बाद शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके बाकी भी पतली पतली सब्जियां, दालें ऐसे देना शुरू कर दें। कई पेरेंट्स को दूध का बड़ा लालच होता है कि बच्चे को दूध बार बार दें। ये एक तरह का कंप्रोमाइज होता है कि अगर हमें पतली सब्जी दाल बनानी पड़ेगी तो उसमें हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दूध देना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके दूध की मात्रा कम करते रहें और सेमी सॉलिड दें। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो ऊपर का दूध केवल दिन में 2 बार दें, माँ का दूध जितना मर्जी पीता रहे। और 1 साल के बच्चे को ऊपर का दूध केवल 1 बार दें। अगर 1 साल के बच्चे को 3-3, 4-4 बार दूध देंगे तो उससे फिर उसे कैलोरीज तो मिल जाती हैं उसे, लेकिन बाकी जो बॉडी के लिए जितने एलिमेंट्स चाहिए वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स मिल नहीं पाते। अगर सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, फाइबर्स वाला खाना खाएगा बच्चा तो बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी, संतुलित भोजन मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी। ना तो ओवरवेट होगा बच्चा, ना अंडरवेट रहेगा, ना एनीमिक होगा। अगर खाली दूध ही दूध देते रहेंगे, ये एनीमिया का भारत में सबसे बड़ा कारण है। जो 1-1 साल के बच्चे 4-4 बार दूध पीते रहते हैं उसे एनीमिया होता है और बाकी चीजें अपटेक नहीं कर पाती बॉडी, उससे फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए बैलेंस डाइट सबसे अच्छी रहेगी। दोस्तों, टेक अवे यहाँ पे ये है, हाइट बढ़ाने के लिए जो मेरे को अच्छी लगी बात डॉक्टर साहब ने बताई, मेरे लिए भी नहीं है, कि बच्चे को कंट्रोल एनवायरनमेंट में ना रखें, उसे खेलने दें, पार्क ले जाएं, मंदिर ले जाएं, 5-6 घंटे उसको पंखे एसी से दूर रखें। और दूसरा डॉक्टर साहब ने दूध के बारे में बताया कि 1 साल के बाद 1 बार से ज़्यादा दूध ना दें, ताकि बच्चे को ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, सब्जियां खाए, फल खाए, घर में जो और चीज़ें हैं वो सब खाए, तो इस तरह से वो पूरा संतुलित भोजन उसे मिल पाएगा। अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं रहेंगे, अगर बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसमें विटामिन डी की भी कमी नहीं होगी। जो बच्चे अंदर रहते हैं, इंडोर रहते हैं, उनको सन का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता। और कुछ जो यंग मदर्स हैं वो ऐसी भी होती है कि अगर बाहर जाएगा तो बच्चा धूप से काला हो जाएगा, इसे भी डर के छुपा के रखती है अंदर। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो धूप में बड़ा खेला हूँ, मैं तो कभी काला नहीं हुआ। तो बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो उनको विटामिन डी का प्रॉपर एक्सपोजर होगा, उनमें कमी नहीं होगी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि 9 महीने धूप रहती है, फिर भी सर्दियां आते ही मेडिकल स्टोर के बाद भीड़ लगी होती है, विटामिन डी मुझे कैल्शियम दे दो, विटामिन डी दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दारा सिंह के देश में, भगत सिंह के देश में, चंद्रशेखर आजाद के देश में आज लोग नकली विटामिन डी खा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कोशिश करें कि हम बच्चे को बाहर का एक्सपोजर दें जिससे कि विटामिन डी की कमी ना पड़े। अगर कमी होती है बाई चांस गलती की वजह से, अभी तक जो मिस्टेक हो गई, तो उसमें ये भारतीय जनौषधि केंद्र का विटामिन डी का शैशे होता है, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विटामिन डी का शैशे है, केवल 10 रुपए का शैशे है। ये अगर दे देंगे तो एक बार दे दें,
फिर दोबारा 15 दिन के बाद दे दें, फिर 1 महीने के बाद विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। अगर विटामिन डी की कमी है तो आगे और भी दे सकते हैं 1-2 बार, नहीं तो इसी से विटामिन डी पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये टेक होम मैसेज है कि ये विटामिन डी का शैशे भारत के हर शहर में जनौषधि केंद्र होते हैं, जिन्हें कहते हैं PMBJP सेंटर्स, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के केंद्र। तो वो उसके आउटलेट हर जिले में भी हैं और लगभग सभी तहसीलों में भी हैं। बस आपको मोबाइल ऐप में भी बोल सकते हैं, जनौषधि सुगम नाम से ऐप होते हैं। तो इसकी दवाइयाँ बड़ी ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाइड दवाइयाँ होती हैं और बड़ी ही कॉस्ट इफेक्टिव दवाइयाँ होती हैं। तो ये शैशे वहाँ से भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल की एक बहुत बड़ी खासियत जो मुझे पसंद है, मेरे अपने बच्चे भी अवनी और सत्यम डॉक्टर साहब के पेशेंट रहे हैं। अभी वो 22-23 साल के हो गए हैं। जब वो बच्चे थे तो डॉक्टर साहब के यहाँ पे ही उनका ट्रीटमेंट होता था। तो मेरे को तो शुरू से ही डॉक्टर साहब का तरीका पेशेंट को देखने का, उनका इलाज करने का बहुत पसंद है। ये नेचुरल तरीके से इलाज करते हैं और बड़ा सस्ता करते हैं। जैसे जन औषधि की दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बताई, और डॉक्टर साहब की ने 150 अलग अलग दवाइयों पे वीडियो बनाए हैं, इनके इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, और उनमें से 300 से ज़्यादा वीडियो अलग अलग उसके वायरल भी हैं। तो डॉक्टर मनोज मित्तल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये बड़े सस्ते में और बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या मोटापे की बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर लगभग 9% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। तो उसके लिए क्या क्या करें वो कि वो मोटापा ना, ऑप्टिमम उनका वेट रहे, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह से माएँ और पेरेंट्स उनका ध्यान रखें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर मुकेश। एक मोटा बच्चा ही मोटा वयस्क बनता है, ऐसा मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। 90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम जो बचपन में जिसको मोटापा होगा, लगभग वो एडल्टहुड में भी मोटापा का शिकार हो जाते हैं। और मोटापा कई सारी बीमारियों की शुरुआत है। मोटापा मेटाबॉलिज्म के स्लो होने का सबसे पहला फीचर है। जहाँ बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हुई, हमारा पैनक्रियाज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो आगे डायबिटीज़ के भी चांस होंगे। मोटापे का मतलब कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो एक्टिव रहने चाहिए, लीवर है हमारा, पैनक्रियाज है, थायराइड है, ब्रेन है, हार्ट है, उनके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। फिर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का उनको एक्टिविटी का मौका नहीं मिलता कि वो हार्मोन रिलीज करें, अपना काम प्रॉपर्ली कर सकें, एफिशिएंटली कर सकें। उससे फिर अनेक बीमारियों की शुरुआत होती है। तो मोटापे से ही आगे फैटी लिवर होता है, PCOD होती है, जो लाइफस्टाइल से सांस की दिक्कत भी ज़्यादा होगी। कैंसर का भी मोटापे के साथ रिलेशन देखा गया है। तो इसलिए जोड़ों का दर्द भी मोटापे में ज़्यादा होगा। तो मोटापे से बचने के लिए एक अच्छी सधी हुई जीवन शैली का बड़ा रोल है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि शाम को जल्दी खाना खिला के बच्चों को लंबी वॉक के लिए लेके जाएं और बच्चे जल्दी सो जाएं। अगर रात को बच्चा जल्दी सोएगा और अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा उठ गया तो मोटापा छू नहीं सकता। मेरा पिछले 40 साल से 46 kg वेट है, पिछले 40 साल से मेरा 46 किलो वेट है। तो मुझे मोटापा कभी छू ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा हूँ। मम्मी के साथ जब मैं 5 साल का था तो हमारे घर से 2.5 किलोमीटर दूर मंदिर था। हम नैनीताल में रहते थे। नैनीताल का मतलब आप समझते हैं कि कितनी ठंड होती है वहाँ पे। उसमें भी मैं अक्टूबर के महीने में मैं मंदिर जाता था कि कार्तिक की कथा चल रही है, चलो बेटा चलो चलो कंडिया लगा लो। तो मैं मम्मी के साथ पैदल जाता था, 2.5 किलोमीटर पैदल आता था 4-5 साल की उम्र में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सुबह बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और सुबह लंबी वॉक करके आएंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो मोटापा छू नहीं सकता। बाकी माइंडसेट है कि कई बार पेरेंट्स से केवल ताकत वाली चीज़ें बच्चों को देना पसंद करते हैं कि तू दूध पी ले, फल खा ले, काजू खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले, या मिठाई खा ले, या फिर जंक फूड देते हैं घर पे ला के, पिज़्ज़ा बर्गर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को सब्जियाँ जरूर दें। अगर बच्चे हरी सब्जी खाएंगे तो बॉडी को तराशती रहेंगी। हरी सब्जी का काम है बॉडी को शेप देना, तो वो शेप में रखेंगी, वो अंदर की क्लीनिंग करेंगी, डिटॉक्स करेंगी बॉडी को, वो कहीं भी कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देंगी। तो हरी सब्जियों से परहेज ना करें। बच्चे भी उनसे बचना चाहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये तो आलू खुश हो गई खा लेता है। तो खाली आलू चावल खाने से काम नहीं चलेगा। बैलेंस फूड देंगे, फाइबर देंगे तो मोटापा छू नहीं सकता। दूसरा पहलू है कि बच्चे की इंडोर एक्टिविटी की बजाय आउटडोर में उसका ध्यान लगाए तो अच्छा। मोबाइल से स्क्रीन टाइम उनका कम करें, मोबाइल से बचाएं। और उसमें कहना नहीं है बच्चे को तू मोबाइल मत चला। अगर बच्चा घर में रहेगा, ऐसे अकेला रहेगा, तो वो मोबाइल में ही अपना टाइम स्पेंड करेगा। अगर आप उसको एंगेज करके रखेंगे, आप उसके साथ खुद स्टेडियम में जाएंगे। जब स्टेडियम में जाता है बच्चा, जब 400 बच्चों को देखता है वहाँ जाके खेलते हुए, तो उसकी बाँछें खिल जाती है। वो भी कहता है कि मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, मैं भी रनिंग करूंगा, मैं भी लॉन्ग जंप करूंगा, हाई जंप करूंगा। उससे बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा बिजी हो जाता है, फिर मोटापा छू नहीं सकता। जो बच्चे स्टेडियम में रनिंग करते हैं उनकी स्टील की बॉडी बन जाती है। इतनी अच्छी रनिंग करते हैं बच्चे बचपन से। 5-5 साल के बच्चों को मैंने स्टेडियम में रनिंग करते देखा है, 10-10 साल के बच्चों को, उनको कभी मोटापा छू नहीं सकता। तो ये एक तरह का माइंडसेट है मोटापा। कंफर्ट जोन में अगर पेरेंट्स रहते हैं और कंफर्ट जोन में बच्चों को रहना सिखाते हैं, फिर तो मोटापा होता ही है और फिर अनेक बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए लाइफस्टाइल ठीक रखें। बहुत बढ़िया। 3 बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताई। पहला, जल्दी बच्चे सो जाएं। दूसरा, खूब फिजिकल एक्टिविटी करें, आउटडोर एक्टिविटी करें। और तीसरा, खान पान का ध्यान रखें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, माएँ ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें उनको ना खिलाएं। डॉक्टर साहब, मेमोरी पे बात करते हैं।
ये देखा गया है 2021 में एक सर्वे हुआ भारत के अंदर, उसमें सिर्फ 8% बच्चे ऐसे पाए गए जिनका जो अटेंशन है या फोकस है वो अच्छा नहीं बन पाता। और माँ बाप को ये चिंता होती है कि बच्चे की मेमोरी कैसे शार्प हो, क्योंकि आज की जो रेस वाली ज़िंदगी में हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे निकले हर चीज़ के अंदर, तो मेमोरी को लेके एक बड़ा कंसर्न रहता है। तो मेमोरी को नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे शार्प किया जा सकता है, या कोई दवाइयों का भी रोल होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपका डॉक्टर मुकेश। जो शहरों में जो बच्चे हैं, इवन जो मेट्रोज में जो बच्चे हैं, उनमें तो 20 से 25% बच्चों का अटेंशन स्पैन बड़ा कम होता है, मोबाइल को स्क्रॉल ही करते रहते हैं वो लोग। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। जो गाँव में बच्चों का फिर भी अटेंशन स्पैन अच्छा होता है, तो उसके लिए भी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल से मेमोरी अच्छी बन सकती है। उसमें अच्छी डाइट की क्वालिटी अच्छी हो। फिर पेरेंट्स का टाइम कितना मिलता है बच्चों को, अगर दोनों लोग वर्किंग होते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते, उससे फिर उनका स्पैन कम हो जाता है बच्चों का, उनका धैर्य खत्म हो जाता है, तो उससे फिर मेमोरी कहीं ना कहीं वो करते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। मेरी गुड़िया ने सौम्या ने 9 साल की उम्र में पूरी भगवद गीता याद कर ली, तो ये अच्छी मेमोरी के बिना हो नहीं सकता ऐसा। कोई अगर 5 लाख रुपए दे बच्चे को कि 5 लाख रुपए ले लो इसको और बच्चे को याद करा दो, तो भगवद गीता ऐसे याद नहीं हो सकती। उसके लिए बड़ा हाई क्वालिटी का डेडिकेशन और मेमोरी उसके लिए ज़रूरत होती है। तो वो अटेंशन स्पैन आएगा एक तो सुबह जल्दी उठने से, एक योग करने से। मेरी गुड़िया ने सौम्या ने 2.5 साल की उम्र में योग करना शुरू कर दिया था और 3 साल की उम्र में वो एक्सपर्ट हो गई, 150 तरह के आसन प्राणायाम करने लगी आराम से 1-1.5 घंटा योग करके। तब से लेके आज तक कभी भी नहीं उसने छोड़ा। पहले वो 1 घंटा योग करेगी, 1 घंटा वॉक करके आएगी, फिर वो स्कूल जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी, तो उससे उसको बड़ा फायदा मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेमोरी अच्छी बनाने के लिए योग का सहारा लें, फिर खाना अच्छा रखें। अगर सात्विक खाना खाएंगे तो मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। अगर बच्चा जंक फूड खाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा एक जगह, वो रुक नहीं सकता, बड़ा चंचल बन जाता है बच्चा। और फिर हम तो भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी जब भी देश से बाहर जाते हैं तो भगवद गीता दे के आते हैं दूसरे देशों में। और कोई कनाडा से अगर वहाँ के प्रीमियर आते हैं तो कोकेन का जहाज भर के लाते हैं, चाहे श्रीलंका में जाके दें कोकेन का जहाज वो बेचे या फिर पाकिस्तान में बेचे। तो हम तो चाहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करें। अगर जापान में 95% लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हमें ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए कि हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर तामसी भोजन लेंगे बच्चे ज़्यादा, तो नॉनवेज खाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, तो उससे भी मेमोरी कम होगी। अगर सात्विक भोजन लेंगे तो मेमोरी बड़ी अच्छी होगी बच्चों की, और फिर वो जो चाहे बन सकते हैं बच्चे। और फिर भी लेकिन मेमोरी के उस पर बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें पेरेंट्स, एक टारगेट ज़्यादा बड़ा ना रखें कि भाई आपको ये बनना ये बनना, उससे स्ट्रेस से फिर मेमोरी कम हो जाती है। फ्रीली उनको रहने दें, फ्रीली उनके साथ खेलने कूदने जाएँ, चलो आज हम यहाँ पार्क चलेंगे, चलो आज यहाँ पे हम जू में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो बच्चे की मेमोरी बढ़ती है। और जल्दी सोना, जल्दी उठना, सात्विक भोजन लेना और फिर योग करना। कुछ योग जैसे वृक्षासन है या फिर शीर्षासन है, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन, हमारी जो ग्लैंड्स है, जो इंटरनल ग्लैंड्स है, इनको अच्छा मिल सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा तो मेमोरी ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल के साथ बताया, अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया। गीता के 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और 9 साल की उम्र में उनको याद करना कोई हंसी खेल नहीं है दोस्तों, ये ताकत है योग की। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दूसरे सूत्र में कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के निरोध का नाम ही योग है। दोस्तों जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तभी गीता के 700 श्लोक 9 वर्ष की उम्र में याद किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपने बात की मेमोरी की, बहुत अच्छे ढंग से आपने वो समझाया। बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। भारत के अंदर तो आंकड़ों के अनुसार 27% बच्चों को ये समस्या है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। और इम्यून सिस्टम एक किले की तरह से, अगर हमें अपने शरीर को बनाना है तो वो रक्षक की तरह से इम्यून सिस्टम हमारा है। तो वो कैसे उसको इम्यून सिस्टम को बचपन के अंदर मजबूत करें, इस किले को कैसे मजबूत करें ताकि बीमारियों से, इस शरीर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मुकेश। मेरे पास बड़ी सारी माताएं आती हैं, मदर्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को तो बार बार इन्फेक्शन होते हैं। ये पहचान है कि इम्यून सिस्टम उनका वीक है। जिनको इन्फेक्शन बार बार होते हैं, जरा से सर्दी आई खांसी जुकाम हो गया, जरा से गर्मी ज़्यादा आ गई, लू लगी, पोटी लगी बच्चे को, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता कि ये दवाई दे दो अब आगे से इन्फेक्शन नहीं होगी। ये अच्छी बात भी नहीं है। तो हमें दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दवाइयाँ तो पनिशमेंट हैं, दवाइयाँ बच्चे के लिए पनिशमेंट हैं। अगर बचा सकते हैं तो आप बचा लो अपने बच्चों को दवाइयों से, इसमें कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को दवाइयाँ दे के ही बड़ा करेंगे, पेरेंट्स चाहें तो बिना दवाइयों के बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको पेरेंट्स को अपना इंडिविजुअल टाइम देना पड़ता है, अपना क्वालिटी टाइम अगर बच्चे को देंगे पेरेंट्स, तो बच्चों को दवाइयों से हम बचा सकते हैं। तो रिकरेंट इन्फेक्शन से बचाने के लिए अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो। देखिए
दुनिया में सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर जो आज तक मैंने देखा है, ये दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है। हम लोग, हमारा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमने कोई दवाई नहीं खाई, तो किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, जैसे मानव जाति की ग्रह नक्षत्र और राशियाँ होती हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों की भी ग्रह नक्षत्र राशियाँ होती हैं। आंवले की अपनी राशि है, अमरूद की है, तो किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी का हाईएस्ट लेवल होगा। तो हम तो इसको फॉलो करते हैं। मैं सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा भी शिशिर ऋतु में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। और फिर जैसे होली के बाद गाजर कभी नहीं खानी चाहिए, दिवाली के बाद कभी भी आम ना खाएं, जैसे नॉर्थ इंडिया है, तो हमारी बॉडी उसको ठीक रहेगा। ऐसे ही किस ऋतु में क्या खाएं, ये ऐसे कैलेंडर है। तो मौसम के हिसाब से खाएं। आजकल तो ये इमली ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये तो हमने जो बादाम है, ये सेब है, हमने यूएसए से मंगाई है, ऐसे लोग खाते हैं। चरक संहिता में ऐसा आया है आयुर्वेद में। देखिए, मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में भी बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट है। तो आयुर्वेद को अगर हम फॉलो करेंगे तो चरक संहिता में आया कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ खाएंगे तो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगी। जो काबुली छोले हैं उसको काबुल के लोग खाएंगे तो उनको सूट करेंगे, अगर हम खाएंगे तो फिर जरूर पेट में गैस बनेगी, जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति में जो चीज़ उगती है वही हमें सूट करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि हम जो मोटा खाना अनाज खाएं और अपने पास में जो उगा हुआ वो खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, कभी भी स्टोर्ड फूड ना लें। जंक फूड खाना इम्यूनिटी को कम करने का सबसे बड़ा कारण है। तो जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, डाइस हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऑर्डर्स हैं डिफरेंट, तो ऐसी चीज़ ना दें बच्चों को। जितना हो सके घर में बना के दें। जैसे हमने सुबह बच्चे की मालिश करी, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर हमने 2-3 बाल्टी पानी से नहलाया बच्चे को, उसी में इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर हम बच्चे को लंबी दूर के लिए वॉक पे लेके जाएंगे, एज ए फन, नॉट एज ए पनिशमेंट, एज ए फन लेके जाएं कि चलो चलो बेटा आज वहाँ तक चलेंगे, आज उस वहाँ तक पार्क तक जाएंगे, तो ऐसे लेके जाएं। फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा मालिश हो गई, घूम के आया, बाहर से खेल के आया, तो उसे बड़ी जोर से भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो उसके लिए 2 तरह की सब्जियां बनाएं, 2 तरह की दालें एक बार के खाने में, जरा सी धनिया की चटनी, थोड़ा सा चूरमा बना दिया या हलवा बना दिया, मीठा खट्टा नमकीन सारा तरह का अगर फूड मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी का लेवल बड़ा हाई होगा। एक हमने बाहर की आउटडोर एक्टिविटी कराई, दूसरा हमने खाना उसे अच्छा बना के दिया, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा पहलू है कि समय से सोए बच्चा, समय से उठे, तब भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमारा जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल रिदम जो हार्मोन्स के सिक्रेशन की होती है, उसको मेंटेन रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर पेरेंट्स भी रात को 10-11 बजे तक सो रहे हैं, बच्चे भी 10-11 तक जग रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, वो इम्यूनिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इम्यूनिटी कम करना चाहते हैं आप या बढ़ाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना होगा, वो भी अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल रखें, बच्चों की भी नेचुरल लाइफस्टाइल रखें, वो उससे इम्यूनिटी तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, ये एपिसोड असल में पेरेंट्स के लिए है, उन्हीं को सीखना है, क्योंकि अगर वही जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे बड़े स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो भोजन जहाँ पैदा होता है लोकल खाया जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि चरक संहिता में ये कहा गया, मैं तो आयुर्वेद का स्टूडेंट रहा हूँ, तो चरक संहिता आयुर्वेद के और शास्त्रों के अंदर भी बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि जो भोजन जहाँ पैदा होता है, जो फसल जहाँ होती है, वो उसी एरिया के लोगों के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से होती है, वो उन दोषों को दूर करने में काम करती है जो उस एनवायरनमेंट के अंदर पैदा होते हैं। तो सबसे पहले आप भोजन वही का खाएं। फिर डॉक्टर साहब ने कहा अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, फिजिकल एक्टिव रहें, मसाज करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के यही तरीके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और ये वाला जो मैसेज है ये सारे के सारे ये बड़ी दूर दूर तक जाएंगे आपके। और जैसा आपका एक ओरा है, जो जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, उसी मोड में आप उसी तरह से बातें आप बड़ी डिटेल में उनको समझा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे भी लग रहा है, और जो जितने दर्शक हैं सबको लग रहा होगा। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ दिन के बाद पीलिया हो जाता है, तो वो बच्चों को क्यों होता है और उसका क्या इलाज करें, वो बच्चे का किस तरह से वो ट्रीट हो? देखिए डॉक्टर मुकेश, जो बचपन में जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है और उसके बाद भी जो बीमारियाँ होती हैं, ये पिछले 9 महीने में माँ का खान पान रहन सहन कैसा था इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले ज़माने में जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मम्मी तो मटका सिर पे रख के पानी भर के लाते थे, हम हरियाणा में रहते थे, मतलब तो उससे मेहनत करते थे दिन भर, तो उसमें इजीली बच्चों को पीलिया नहीं होता था। पीलिया का मतलब हो गया कि बच्चे के अंदर जो बाइल है वो इकट्ठा हो रहा है, वो सर्कुलेशन में ना आके यूरिन स्टूल से बाहर नहीं निकल रहा, वो अंदर जमा हो गया है। अगर माँ फिजिकली एक्टिव रहेगी दिन भर तो अच्छा रहेगा। अगर माँ दिन भर जैसे वर्किंग मदर्स है, उससे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता,
तब पीलिया के चांस बढ़ जाते हैं। एक तो बताया है आयुर्वेद में कि अगर माँ की फिजिकल एक्टिविटी कम होगी प्रेगनेंसी में तो पीलिया होगा, और दूसरा अगर माँ ज़्यादा खट्टी चीज़ें तली भुनी चीज़ें खाएंगी या जंक फूड खाएंगी तब भी बच्चों को पीलिया होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मदर की 9 मंथ्स की जो लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करते हैं कि पीलिया होगा नहीं होगा। दूसरा, अगर पीलिया हो ही गया है तो अगर बच्चा एक हेल्दी बच्चा 3 किलो का बच्चा है, टाइम पे हुआ है, तो अगर 12-13 ग्राम तक पीलिया है तो धूप लगाने से काम चल जाता है, और अगर उससे ज़्यादा पीलिया है तो उसमें फिर मशीन में भी रखना पड़ता है, फोटोथेरेपी में रखने की नौबत आती है। तो पीलिया 90% बच्चों में बड़ी जल्दी से सेल्फ रिकवरी में चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर कभी कभी 100 में से एक बच्चे में पीलिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ब्लड एक्सचेंज करने की नौबत भी आती है, वो हम लोग कर देते हैं, तब भी बच्चे ठीक है। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल के बारे में, टॉन्सिल को माना जाता है वो हमारे शरीर रूपी महल के रक्षक हैं, है ना। अगर ये खराब होंगे तो इन्फेक्शन फेफड़ों तक चला जाएगा। तो वो बच्चों में अगर हो जाएं तो नेचुरली कैसे ठीक हो? क्या सर्जरी इसका विकल्प है या कुछ और तरीके हमारे पास हैं जो इसको ठीक कर सके और बार बार ये ना हो? हाँ, टॉन्सिल्स बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, और पेरेंट्स अक्सर बड़े डरे हुए आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब इसको टॉन्सिल हो गए हैं, उन डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने सर्जरी बताई है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। देखिए, टॉन्सिल हमारी एक बॉडी के बॉडी गार्ड्स होते हैं, गले के दोनों तरफ टॉन्सिल्स होते हैं और फिर पीछे एडेनोइड्स की चेन होती है एक। तो टॉन्सिल ये हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, ये लिम्फ की नोड्स की ग्लैंड्स होती हैं। अगर बच्चा ज़्यादा हाई शुगर डाइट लेगा, ज़्यादा चावल, ज़्यादा आलू, बहुत ज़्यादा फल, बहुत ज़्यादा दूध और सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं खाएगा तो धीरे धीरे करके जाके फैट और शुगर का कलेक्शन होता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स बेसिकली आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो मेद का एक केंद्र है, मेद का इकट्ठा होकर एक वो स्टोर हाउस है। तो मेद ज़्यादा ना बढ़े इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई शुगर डाइट ना दें। कई बच्चे चॉकलेट बिस्कुट वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसमें भी टॉन्सिल्स के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को रफेज जरूर दें। वैसे तो इंग्लिश में भी एक कहावत है, कोर्सर यू ईट स्मूथर इट कम्स आउट। अगर मोटा मोटा अन्न खाएंगे तो अंदर से सफाई भी करेगा और बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। ज़्यादा रिफाइंड फूड लेंगे, स्टोर्ड फूड लेंगे या जंक फूड लेंगे तब टॉन्सिल के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तब टॉन्सिल्स की दिक्कत नहीं होती। अगर इंडोर बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या एसी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो टॉन्सिल्स के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टॉन्सिल में डरने की बात नहीं होती। 4 साल से लेके 8 साल की जो उम्र है वो टॉन्सिल्स के बढ़ने की उम्र है, एक नेचुरल उम्र है। 8 साल से बड़ा बच्चा हो गया तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप सबसाइड कर जाते हैं, बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। और 7-8 साल की उम्र में ही मेरे पास बच्चे अक्सर आते हैं कि डॉक्टर साहब टॉन्सिल बहुत बड़े हैं और डॉक्टर ने तो सर्जरी बताई। मैं कहता हूँ बस 1 साल और रुको और आप ऐसी लाइफस्टाइल में चेंज करो तभी बच्चों के टॉन्सिल ठीक है। तो दोस्तों, ये अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है, लाइफस्टाइल को आप अच्छा रखें। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल के साथ साथ हम जानना चाहेंगे, सर्दियां आने वाली है जैसे अभी आगे, सर्दियों में बच्चों की छातियों से आवाज़ आने लगती है। और भारत के अंदर लगभग 15-20% लोगों को नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो उससे कैसे बचा जाए? यस, इसमें छोटे से छोटे बच्चे भी, 1 दिन के बच्चे भी मेरे पास आते हैं लेके, पेरेंट्स 2 दिन के बच्चे को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब नाक में से सुर की आवाज़ आ रही है या फिर इसकी तो छाती में समय साए की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है। ये बड़ा कॉमन है। जैसा कि पिछले 200 सालों में, पिछले 200 ईयर्स में मानव जाति बहुत ज़्यादा एक नाजुक बन गई है। हम लोग बड़े ज़्यादा अंदर इंडोर बहुत ज़्यादा रहने लगे, तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है तेज़ी से और ये अभी आगे भी तेज़ी से बढ़ती ही जाएगी अगर हम इस समय रहते नहीं सचेत होंगे। तो बच्चों को रफ टर्म बनाने के लिए हम जितना नेचर के साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आजकल भी अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अगर ऐसे मौसम में सुबह 3-4 बजे तक भी पंखे एसी चलते रहेंगे, उससे सिक्रेशन सारे क्लॉगिंग होने लगती है सिक्रेशन के अंदर, उससे फिर नाक में से आवाज़ आती है, छाती में से आवाज़ आती है। तो इतना हमें पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चों को कितने पंखे, एसी, कूलर की ज़रूरत है या नहीं है, एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, बच्चों को गर्मियों में भी मेरी ये रिकमेंडेशन है कि गर्मियों में भी बच्चों को 5-6 घंटे बिना पंखे के जरूर रखें। जो बच्चे मान लो 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का बच्चा है तो उसे बाहर लेके जाएं 2-2 घंटे सुबह शाम। बालकनी है, वरांडा है, ऐसे जहाँ पे नेचुरल एयर मिले। जो नेचुरल गर्म हवा बच्चों के नाक में जाएगी, लंग्स में जाएगी तो उससे सिकाई करेगी, उससे नाक में से आवाज़ आ नहीं सकती। अगर हमेशा अंदर ही रखेंगे हम तब बच्चे नाजुक बन जाते हैं, तब नोज में से साउंड्स आती है या फिर चेस्ट में से विजलिंग साउंड आती है। तो अगर आ ही रही है आवाज़ तो उसमें फिर अगर बच्चे को भाप देनी पड़े तो ये नॉर्मल सलाइन है, ये जनौषधि केंद्र से केवल 15 रुपए की बोतल मिलती है, इससे पूरी सर्दियाँ निकल जाएगी। 1 ml से भाप दे दो
1 ml इसका नेबुलाइजर में लेके इसे भाप दे दो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसी तरह से इसी नॉर्मल सलाइन की नेजल ड्रॉप भी आती है, ये नेजल ड्रॉप 2-2 बूंद नाक में डाल देंगे, ये भी 15 रुपये की लगभग ड्रॉप होती है, 2-2 बूंद दोनों तरफ नाक में डाल देंगे, नाक खुल जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए तो घर का वातावरण अच्छा रखें। दूसरा, अगर सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, तो बच्चे को सिंथेटिक कपड़े ज़्यादा ना पहनाएं। अगर बच्चे का क्रॉस वेंटिलेशन रखेंगे तो नाक बंद होगी नहीं, अगर बच्चे को ज़्यादा पैकिंग करके रखेंगे उसका वेंटिलेशन सी जो आएगा तो फिर नाक बंद होगी। तो पहनाने में सूती कपड़े हों ज़्यादातर। आगे सर्दियाँ आएगी तो साथ में ऊन की स्वेटर डाल लो, लेकिन होजरी, इनर, टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स वगैरह ये ज़्यादा ना हो। बच्चों को तो क्रॉस वेंटिलेशन मिलते रहना चाहिए, फिर नाक बंद होगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। दोस्तों, कोशिश तो आप यही करें कि ऐसी नौबत ना आए। डॉक्टर साहब ने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, फिर भी हो जाए तो नॉर्मल सेलाइन एक सस्ता और बढ़िया इलाज डॉक्टर साहब ने बताया है। सेफ जी, सेफ। डॉक्टर साहब, अक्सर जब बच्चों को लेके पेरेंट्स सफ़र करते हैं तो बच्चों को उल्टियों की समस्या बड़ी होती है सफ़र के दौरान ना, और ये उल्टियों की समस्या बड़ी परेशान करती है, बच्चों को भी करती है, माँ बाप को भी करती है, क्योंकि अपने शहर के अंदर तो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है कहाँ जाना है। अब सफ़र में वो कैसे करें, वो क्या तैयारियाँ उसकी करें, है ना, तो उसके बारे में देखिए, कई बार पूरा सफ़र खराब हो जाता है एक जरा सी उल्टी के पीछे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को दाखिल करने तक की नौबत आती है, बच्चा उल्टी कर करके बिल्कुल ही बेचैन हो जाता है, घबराहट में आता है बच्चा भी और पेरेंट्स भी, तो पैनिक होकर आते हैं मेरे पास। कई बार GT रोड पे हमारा हॉस्पिटल है, तो कई बार रास्ते में गूगल में लोकेशन देके आते हैं कि डॉक्टर साहब देखो बच्चा इसने 3-4 उल्टी कर दी है अभी 1 घंटे के अंदर, अब तो निढासा हो गया, कुछ ले ही नहीं रहा, कुछ पच नहीं रहा इसे। तो ऐसा ना हो उसके लिए एक तो जब सफ़र में जाना है तो ज़्यादा जाते समय ना खाना पीना ना खिलाएं बच्चे को, उसे 1 आधा घंटा पहले दें तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सफ़र है तो बेशक जाने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुँच के तब कुछ खाने पीने को दें, ये ध्यान रखना है। बाकी जो सफ़र की उल्टी है ये एक तरह का एक इनर ईयर जो हमारा होता है उसकी बनावट ही कुछ बच्चों की ऐसी होती है कि जिनको सफ़र चलते ही बैठते ही उल्टी आने लगती है। उसमें ये हिदायत दी जाती है कि बच्चे आसपास की चीज़ जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ना देखें, थोड़ा दूर रखें, या तो ध्यान, या फिर सो जाएं। अगर लेट जाएंगे फिर तो दिक्कत नहीं होगी, सफ़र की उल्टी नहीं होगी। अगर बच्चे देखते रहेंगे आसपास की चीज़ों को, उससे फिर वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, ये ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा खाएं पिए ना, हल्का लें खाना। और फिर अगर आप बचना चाहते हैं, आपको पक्का है कि बच्चे को उल्टी आएगी ही जब सफ़र में आएगा, तो सफ़र करने से 1 घंटा पहले, शुरू होने से 1 या 2 घंटे पहले, अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो सिनेरिजिन की टैबलेट घर में रखें। ये भारतीय जन औषधि केंद्र से केवल 1 रुपये की एक टैबलेट मिलती है। 1 रुपये की टैबलेट से पूरा सफ़र आपका सेफ हो जाएगा, उल्टी आ ही नहीं सकती बच्चे को सफ़र में। 6 साल से जो बड़ा बच्चा है उसके लिए 1 टैबलेट काफ़ी है, ऐसे ले लें। तो ये टैबलेट का एक पता है 10 रुपये का, 8 रुपये का, घर पे जरूर रखना चाहिए हर किसी को। सिनेरिजिन की टैबलेट है, इससे सफ़र आपका सेफ हो जाएगा। बाकी तो भारत तो एक प्राचीन यहाँ पे संस्कृति जो है उसमें ऐसा आता है कि जब सफ़र करना है तो अगर बच्चा बड़ा है या कोई एडल्ट्स हैं, कि एडल्ट्स को भी सफ़र में उल्टी होती है, तो जिस नाक से सांस अच्छा आ रहा है, जो सुर हमारा चल रहा है, उस पैर के नीचे, है ना, जैसे शूज़ है या चप्पल है, तो उस पैर के नीचे एक आग का पत्ता एक रख लें। अगर आग का पत्ता रख लेंगे तो सफ़र में उल्टी आएगी ही नहीं। ये भी एक टाइम टेस्टेड एक वो है, होम रेमेडी है, तो ये भी आप करके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों को ही मिक्स करके आपको सारे नुस्खे बता दिए हैं, बचने का तरीका भी बता दिया, अगर उल्टी आ जाए तो इलाज भी बता दिया है। जहाँ भी आप सफ़र में जाएंगे आपको सड़क के किनारे आग के पेड़ तो जगह जगह खड़े हुए मिलेंगे, तो उसमें आपको आराम से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटे बच्चों में ना ग्रीन पोटी की समस्या ज़्यादा, लूज मोशन बच्चों को हो जाते हैं, और अक्सर 30-35% बच्चों को ये होते हैं, छोटे बच्चों को, तो उससे कैसे बचें और क्या उसका इलाज करा जाए? देखिए, जो ग्रीन पोटी होती है ये एक तरह का बाइल होता है, बाइल पित्त होता है, जो बाइल अपने भोजन को पचाने के लिए होता है, तो सिगरेट होनी चाहिए बॉडी में, लेकिन उसकी एक्सेस तब होगी जो बच्चे छोटे हैं, 6 महीने से छोटे हैं, अगर बोतल का दूध पिलाएंगे तो उसमें ग्रीन पोटी आएगी। और अगर जो बड़े बच्चे हैं, जो मान लो 1, 2, 4 साल का बच्चा है, उनमें अगर जंक फूड खाएंगे तो पित्त ज़्यादा बन जाता है, तब ग्रीन पोटी आएगी। कभी कभी इन्फेक्शन से भी ग्रीन पोटी आ सकती है। तो हमें ग्रीन पोटी आते ही एकदम डॉक्टर के पास नहीं भागना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए कि क्या रीज़न हो सकता है इसका। तो कोशिश करके बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दें। जब बच्चा बोतल से दूध पिएगा तो बोतल का होल जो होता है उसका एंड में होता है, तो दूध सारा गले में चला जाता है, पेट में चला जाता है। अगर हम चम्मच से पिलाएंगे दूध तो सलाइवा से मिक्स होएगा, जो बच्चे का दूध सलाइवा से मिक्स होकर पेट में जाएगा वही दूध डाइजेस्ट हो पाएगा। और अगर सीधा बोतल से अंदर गुटक लेगा बच्चा, वो दूध पचता नहीं है, इसलिए बच्चे को बोतल से दूध ना दें। और बड़े बच्चों को तो जंक फूड ना दें, जंक फूड होगा तो उससे पाचन खराब होगा ही होगा, ग्रीन पोटी आएगी। और अगर इन्फेक्शन है तो फिर डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेके एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ी जो टेक अवे यहाँ ये है कि बच्चों को बोतल से दूध ना दें। बच्चे अगर बड़े हैं तो बाहर का खाना ना खिलाएं। छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को 70-80% बच्चों को पेन होना या फीवर होना
इस तरह का सामना करना पड़ता है, तो वो किन बातों का माताएं ध्यान रखें जब बच्चों की टीथिंग का टाइम होता है, दांत निकालने का समय होता है? देखिए, ये ऐसा कई पेरेंट्स कहते हैं मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा दांत निकाल रहा है, इसको ये बड़ा बेचैन रहता है, इसे अच्छी सी दवाई दे दो। बच्चे के दांत आने में कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। जब भगवान राम के दांत आए तो वो किलकारी मारते थे और उनकी मम्मी ताली बजाती थी, बड़ा खुश होती थी, बड़ा वो सारे आंगन में के फिरते थे। तो दांत आना ये एक जीवन का स्टेप है, एक अगला स्टेप है, तो ये वेलकमफुल स्टेप है, इससे परेशान ना होएं। अगर दांत आने के टाइम में आप आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, बच्चों को अंदर ही रहते हैं, बाहर जाने का मौका नहीं मिलते, उसे खुश होने का मौका नहीं देते, नेचुरल नेचर से आपने उसको अलग से छुपा के रखा है, तो बच्चे के लिए स्ट्रेस का टाइम बन जाता है। ये स्ट्रेस में फिर हम सोचते हैं कि दवाइयों से हम स्ट्रेस दूर करेंगे। तो दांत आने के टाइम में कभी भी कोई दवाई दुनिया में कोई रिकमेंडेड नहीं है। केवल हम समय अच्छा दें, नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाएं, खूब देर मालिश करें बच्चे की, खूब देर नहलाएं, कपड़े हल्के पहनाएं, जिससे कि दांतों के टाइम में थोड़ा सा सिर गर्म होता है तो हीट जो पैदा होती है वो हीट बाहर निकल जाए, वो डिसिपेट हो जाए। तो उसके लिए बच्चे को ओपन से एनवायरनमेंट में रखें और नेचुरल तरीके से रखें, तो कभी भी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी कोई गलतफहमी ना रहे कि हम दवाई दे के दांत आने को ठीक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि दांत आ गए तो बच्चे को पोटी लगी, वो भी पोटी दांत आने से नहीं लगती। वो अगर हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखेंगे बच्चे के तो उसकी गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, उससे ऐसा होता है। तो इसलिए दांत आना तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है, इसलिए कभी दवाइयों की तरफ नहीं। हमारा एक मिथ आज क्लियर हुआ है कि आमतौर पे धारणा है बहुत ज़्यादा फैली हुई कि जब दांत आते हैं तो बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, बच्चों में अन्नप्राशन एक आजकल बहुत ही नया विषय भी है और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कब किया जाए और क्या बच्चों को खिलाया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। देखिए, जैसे आजकल वर्किंग मदर्स की वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी हालत में कई बार मेरे पास बड़ी सारी यंग मदर्स आती हैं, वर्किंग मदर्स आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को 6 महीने बाद तो ज्वाइन करना है, तो अब मैं अब 2-3 महीने बचे, अब मैं वो करना शुरू कर दूं, ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दूं या कुछ खिलाना शुरू कर दूं। तो रिकमेंडेशन ये है कि 6 महीने से पहले, जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता, तो वो एक्सटर्नल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर नहीं पाता। तो 6 महीने तक तो एब्सोल्यूट मदर होनी चाहिए, मदर फीड होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव मदर फीड होनी चाहिए। तो 6 महीने के बाद ही हमें टॉप फीड का सोचना चाहिए। अन्नप्राशन, पतली पतली दाल, पतली सब्जी, पतला दलिया, इस तरह की चीज़ें हम 6 महीने के बाद शुरू कर दें, और फिर 6 महीने के बाद फिर दूध की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। और फिर बच्चा जो भी आपके लोकल एरिया में पैदा होता है अनाज, वही अनाज मैश करके दें। बच्चा चबा तो सकता नहीं, पी सकता है, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। मैं कभी भी प्रोसेस फूड को रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ लोग मार्केट में बड़े सारे डिब्बाबंद फूड मिलते हैं बच्चों को देने के लिए वीनिंग के टाइम में। इस वीनिंग पीरियड में कभी भी कोई प्रोसेस फूड ना दो जिसमें कि डिफरेंट कलर्स, फ्लेवर्स, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स होते हैं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है डॉक्टर मुकेश, कि जो बच्चे जंक फूड लेते हैं या प्रिजर्व्ड फूड लेते हैं, उनके जीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनमें भी म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए तो हम अपने जीन्स को नेचुरल बनाए रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम केवल नेचुरल फूड ही लें, जो कोर्स फूड है उससे फ़ायदा है। तो ये बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने बात कही है कि बच्चों को नेचुरल फूड दें। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भारत के अंदर आज भी लोग पारंपरिक तरीकों का यूज़ करते हैं। बच्चों को काजल लगाते हैं, उसकी मसाज करते हैं बच्चों को, और बच्चों को पाउडर लगाते हैं। तो इनकी क्या रेलिवेंस है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग के अंदर मिथ भी है। कुछ लोग कहते हैं काजल नहीं लगाना चाहिए, तो साइंटिफिकली क्या है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो फ़ायदे क्या है, किस तरह से? देखिए, काजल भारत में सदियों से लगाया जाता है। काजल आइज़ की जो हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छा रखता है, बशर्ते कि सफाई से लगाई जाए। अगर हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो काजल से बड़ा फ़ायदा होता है। तो हमारी विजन अच्छी रहती है, लुक भी अच्छा होता है बच्चे का। तो और फिर जो बड़े सारे एंशिएंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आते हैं तो काजल का एक टीका भी लगाते हैं बच्चे को, वो भी अच्छा लगता है। तो काजल लगाना अच्छी बात है कि बस सफाई से लगाएं। अगर आप चाहें तो एक बादाम को घर पे जला के, देसी घी के दिए में जला के, उसका सूट जो बनता है वो काजल लगा सकते हैं। वैसे ब्रांडेड काजल भी आते हैं, जैसे पतंजलि का काजल आता है, लिपस्टिक की तरह से ही काजल आता है, वो लगा सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक पाउडर की बात है, तो बच्चे को मालिश करने का तो फ़ायदा है, जितना सुबह मालिश करें फिर नहला दें, उससे अच्छी बात है। लेकिन पाउडर स्किन के होल्स को बंद कर देते हैं, तो पाउडर रिकमेंडेड नहीं होता, रूटीन में ना करें। लेकिन जैसे अगर गर्मी आ गई है, उमस है, ह्यूमिडिटी है, बच्चे को ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिल पाया, तो अगर घमौरिया हो गया है तब हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जनौषधि केंद्र से ये केवल 60 रुपये का पाउडर मिलता है, इतना बड़ा डिब्बा, जो कि पूरे एक सीजन में चल जाएगा। ये अगर जरूरत पड़े तो एज ए थेरेपी, एज ए पनिशमेंट रूटीन में यूज नहीं करना। अगर हम बच्चे की अच्छी केयर करेंगे तो हमें पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूटीन में तो हमें पाउडर यूज ही नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा रहेगा। जी
डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा मिथ है या ये सच्चाई है वो आप बताएंगे। माँ बाप अक्सर बच्चों को लेके, स्मॉल पेनिस को लेके, शिशु छोटी होने को लेके बड़ा चिंतित हो जाते हैं। तो ये क्या है, क्यों ये समाज के अंदर प्रचलित हाँ। है, तो उसके बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ। कई पेरेंट्स तो मुझे बता भी देते हैं, कई पेरेंट्स बता भी नहीं पाते कि इसका बच्चे का शिशु वाली जगह हमें थोड़ी छोटी लग रही है। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने में हिचक करते हैं। जी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे फ्लैबी बच्चे होते हैं, फ्लैबी जो बच्चे 26 से बच्चे होते हैं, जो थोड़े से हेल्दी, ज़्यादा फैटी ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें लगता है ऐसा कि पेनिस स्मॉल है, लेकिन पेनिस के साइज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें हम क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स देखते हैं। उसमें जब थाई के ऊपर हम ऐसे पेन चलाते हैं तो टेस्टिस ऊपर जाता है। अगर उसका क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चे के पेनिस के ऊपर बहुत ज़्यादा वो चिंता ना करें, साइज से चिंता ना करें। बस एक बार आप चाहें तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो टेस्ट कर लेंगे। अदरवाइज फ्लैबी बच्चों में नॉर्मल चीज़ होती है, वो नॉर्मल चीज है, वो एक मिथ है जो प्रचलित है। तो उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बात है। 99% ऑफ द टाइम वो नॉर्मल होते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब अक्सर बच्चों को घर में अलग अलग किस्म की चोटें लग जाती हैं। बच्चा बेड से गिर जाता है, बच्चा किसी आयरन को पकड़ लेता है या किसी प्लग में हाथ लगा देता है, इस तरह की छोटी छोटी चोटें लग जाती हैं। तो माएँ किस बात का ध्यान रखें ताकि ये चोटों से बचा जा सके? ये बड़ा अच्छा टॉपिक चुना आपने डॉक्टर मुकेश। तो ये हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स कहते हैं इनको। ये जो हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स हैं, अगर एक जागरूक माँ है, समझदार माँ है, तो बच्चे को इन एक्सीडेंट से बचा के रखती है। कभी हो नहीं सकते एक्सीडेंट। अगर माँ पजल रहती है या ज़्यादा और बिजी रहती है तो उसमें ऐसे एक्सीडेंट्स के चांस हो जाते हैं, और ये कई बार ये एक्सीडेंट्स जानलेवा हो जाते हैं। छोटी सी चीज़ की वजह से हमें आईसीयू में बच्चों को दाखिल करना पड़ता है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। तो उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मम्मी प्रेस कर रही है, टेबल पे प्रेस लगा रखी है, उसका फ़ोन आया, वो फ़ोन को लेने भागी तो बच्चा प्रेस करने लग गया, प्रेस उसने हाथ पे ऐसे कर ली तो एकदम बर्निंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिशन हो जाएगा, उससे दिक्कत होगी। तो इसका ध्यान रखें। इसी तरह से अगर जैसे मम्मी दूध पी रही है, दूध गर्म करके लाई, उसने टेबल पर रख दिया, टेबल का कवर बड़ा सा था, लंबा सा उसका मेज पोस्ट था, तो बच्चे ने मेज पोस्ट खींचा आगे और दूध उसके ऊपर गिर गया, तो बर्निंग हो जाएगी। अगर हमने जो स्विचेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लग्स हैं, उनमें अगर हमने सेफ्टी लैच नहीं लगा रखे तो बच्चा उंगली उसमें डालेगा, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई दवाई का लेबल, हमने कोई चीज़ बची हमारे पास और हमने किसी ग्लिसरीन की बोतल में चीज़ डाल दी, या कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में, फ्रूटी की बोतल में हमने कोई चीज़ डाल दी, तो बच्चा उसको पी भी सकता है। तो कभी भी ऐसे किसी बोतल का कंटेनर चेंज ना करें, तो जो ओरिजिनल है उसमें ही हमें रखना चाहिए। ये बड़ी छोटी सी देखने में रखने वाली चीज़ है, लेकिन बड़ी तगड़ा हादसा हो सकता है। अगर माँ खाना किचन में चाकू से वो खाना कुछ फल काट रही है, सब्जी काट रही है, उसका फ़ोन आ गया मम्मी का, दूसरे कमरे में गई, बच्चा काटने लेगा तो तुरंत चाकू लगेगा और तुरंत इंजरी हो जाएगी। या फिर बेड पे से बच्चे गिर जाते हैं, मम्मी केवल 3 मिनट के लिए बाथरूम में गई और रात का टाइम था, बच्चे ने ढूंढा मेरी मम्मी का, ऊपर करोड़ बदल के गिर गया, तभी हेड इंजरी हो जाती है और फिर सीटी स्कैन हमारे कराना पड़ता है। अचानक जब रात को बच्चा अच्छा खासा सो रहा था, अचानक ही वो रात फिर आगे से आईसीयू में गुजरती है। तो इन चीज़ों के लिए अगर हम ध्यान रखेंगे, बच्चा सो रहा है तो अगर सोते हुए को एक तकिया रखे, फिर या किसी को सौंप के माँ जाए बाथरूम में तो अच्छा रहेगा। जाते इसमें तो ये केवल 1 मिनट का काम है, जरा सा ध्यान रखना, लेकिन हम बड़े हादसे से बच सकते हैं। तो ये हाउस होल्ड एक्सीडेंट से बचने के लिए केवल थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है। जरा सा भी मम्मी की देख रेख से बच के बच्चा अगर सड़क से बाहर, सड़क पे चला गया, घर से बाहर दरवाज़ा खुलने का मौका मिला, तभी दिक्कत हो सकती है। जरा सा अगर बच्चा बाथरूम में, गीले बाथरूम में चला गया और अगर वो फॉल हो गया, गिर गया, तो बस हेड इंजरी के चांस हो जाएंगे। और फिर कई बार मेमोरी ऐसी चली जाती है कि हमेशा के लिए मेमोरी चली जाती है, बच्चा कोमा में चला जाता है। तो इसके लिए भी अवेयर रहना चाहिए। कहते हैं, एक कहावत है कि इमरजेंसी नेवर कम्स इफ़ यू थिंक ऑफ इट, एंड इमरजेंसी ऑलवेज कम्स व्हेन यू डू नॉट एक्सपेक्ट इट। तो हमें इमरजेंसी के बारे में सोच के रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तब कैसा कभी ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो अचानक ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। छोटी छोटी अगर बातों का आप ध्यान रखेंगे, सावधानियां रखेंगे, तो आप बड़े हादसों से बच जाएंगे। छोटी सावधानी, बड़े हादसों से बचाव। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, खासकर बच्चों के मामले में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे ही आपको करना है। डॉक्टर साहब, अक्सर छोटे बच्चों में रैशेज हो जाते हैं डायपर की वजह से, तो वो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करें, घरेलू इलाज क्या करें, नेचुरली वो कैसे ठीक करें? देखिए डॉक्टर मुकेश, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो भारतीय संस्कृति को फॉलो करता हूँ बचपन से ही। तो हमारे यहाँ तो लंगोट वाली संस्कृति रही है, जो लंगोट सूती कपड़े के बने होते थे, उनसे कभी डायपर रैशेज हो ही नहीं सकते थे। आजकल जो डायपर आते हैं, 99% ऑफ द डायपर तो ये सिंथेटिक डायपर्स होते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी है तभी हमें डायपर यूज़ करनी चाहिए। कई पेरेंट्स तो 24 घंटे डायपर लगा के रखते हैं, उससे उस एरिया का क्रॉस वेंटिलेशन कम हो जाता है, और बच्चा अगर सुसु पोटी करता है तो उससे अमोनिया और कई डिफरेंट जहरीली गैसें बन जाती है, उनको सारी उसका फ्रिक्शन से
स्किन का एक्सकोरिएशन हो जाता है जी। तो डायपर रैश होते हैं। तो पहली बात तो डायपर अगर हो सके तो कॉटन के डायपर मिलते हैं मार्केट में, तो कॉटन के डायपर भी ले सकते हैं, जो ट्रिपल फोल्ड डायपर कहते हैं उसको, वो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल होता है, वो रीयूजेबल डायपर्स होते हैं। अदरवाइज अगर डायपर लेने हैं तो ये भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ये बड़ा ही सस्ता पैक होता है डायपर का, ये पैक ले सकते हैं। और इसी तरह से सैनिटरी पैड, अगर मैं बात करूँ 1 रुपये का एक सैनिटरी पैड, दुनिया का सबसे सस्ता सैनिटरी पैड, ये भी अगर पेरेंट्स अपने लिए यूज़ करना चाहें तो ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर घर पे बना के लंगोट यूज़ करेंगे और फिर अगर डायपर पहनाना ही पड़े तो कुछ देर के बाद उसे खोल के देख लें, ऐसा ना हो कि सॉइल्ड डायपर काफ़ी देर तक बच्चा लगाए रखे, उससे डायपर ऐसे ज़्यादा होंगे। तो डायपर ऐसे बचने के लिए माँ को थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है कि कॉटन का डायपर यूज़ करें, अगर सिंथेटिक यूज़ करना पड़ा तो उसको थोड़ा सा समय से चेंज कर दें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने ये जानकारी दी है। दोस्तों आज हमने डॉक्टर साहब से बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें की। अब चलते चलते 2-4 प्रश्न मेरे हैं एडोलसेंस के बारे में। एक टीन एज, किशोर अवस्था, इसके अंदर जब बच्चा ट्रांजिशन पीरियड में होता है, जब बच्चे से वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा होता है, तो बीच में एक पीरियड आता है एडोलसेंस एज का, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां उस एज के अंदर होती हैं। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि इस उम्र में अक्सर मुहांसे हो जाते हैं। हाँ जी। तो उसका, और भारत के अंदर 20-25% लोगों में ये होते हैं। हाँ। तो ये इसका क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे ध्यान रखें, इनसे बचाव कैसे करें? देखिए डॉक्टर मुकेश, वो डिक्टम हमेशा अप्लाई होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मुहासे होंगे ही नहीं अगर बच्चे का खान पान अच्छा होगा और बच्चे की फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी अच्छी होगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो बड़े सारे बच्चे बैठे मैगी खा रहे, वो नूडल्स खा रहे और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं। तो चाय कॉफ़ी पीने से मुहासे के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी रिकमेंड करूंगा कि अगर वो चाय पीते हैं तो चाय पीना छोड़ दे, चाय ना पिए। भारत तो काढ़ों का देश है, भारत तो शरबत का देश है, भारत तो छाछ और नारियल पानी पीने का देश है। तो भारत में तो यहाँ की प्राकृतिक चीज़ों के लिए, ये तो विदेशों की कल्चर है। भारत में तो अगर हम नेचुरल सात्विक खान पान रखेंगे तो मुहासे होंगे नहीं। जंक फूड मुहासे का बहुत बड़ा कारण है। एक देर रात को सोना, देर सुबह से उठना, ये कारण है। एक अगर हम वैसे आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ लगाते हैं चेहरे पे तो उससे भी स्किन का वेंटिलेशन कम हो जाता है। तो लोग पता नहीं तरह तरह के लोशन लगाते हैं, ऐसे ना लगाएं। जितना नेचुरल खूब अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो तेल भी उसमें से निकलेगा और पसीना भी निकलेगा, उससे स्किन की हेल्थ अच्छी होगी। जो बच्चा सुबह रनिंग करके आएगा टीनेजर वाला, तो उसे तो कभी मुहासे हो ही नहीं सकते। ये ध्यान। दोस्तों चेहरा वो किताब है जिसे दुनिया पढ़ती है, और इसको साफ सुथरा रखना हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और डॉक्टर साहब ने तो प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज दिया है कि वो चाय कॉफ़ी के कल्चर से वापस छाछ पे और वापस नारियल पानी पे दुनिया के अंदर भारत को लेके आए। क्योंकि हमें जब दुनिया के अंदर अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को दोबारा स्थापित करना है, पुनर्जीवित करना है, दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम वाली संस्कृति को लेके आना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अपनी संस्कृति को तो सर्वोपरि करने के लिए यहाँ की मान्यताओं को लेकर चलना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे तो आपने शुरू में जब हमने मोटापे की बात की तब आप बताया था, लेकिन फैटी लीवर की बढ़ती समस्या को कैसे हम थामें और नेचुरली कैसे इसको ठीक करें? देखिए डॉक्टर मुकेश, फैटी लीवर बड़ा कॉमन होता जा रहा है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। पहले तो लोग कहते थे कि जो अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लीवर होता है। आजकल तो बिना अल्कोहल लिए फैटी लीवर हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। उसके लिए आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि इसमें सफेद रंग की चीजें, ज्यादा चावल, ज्यादा आलू, बहुत ज्यादा दूध दही या बहुत ज़्यादा मीठा चीनी, ये फैटी लीवर के बहुत बड़े कारण है। अगर रफेज लेंगे तो फैटी लीवर हो नहीं सकता। हरी सब्जियों से बच्चे परहेज करते हैं। अगर बच्चे बचपन से हरी सब्जियों की आदत डल जाए खाने की, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, मेथी, पालक, बथुआ, करेला, पेठा, सहजन, या फिर फलियां आती हैं तरह तरह की, 17, 18, 19 तरह की हरी सब्जियां आती हैं मार्केट में। 2-2 तरह की सब्जियां सुबह दोपहर शाम खाएं, फिर कभी फैटी लीवर होगा नहीं। पहला पहलू है खान पान। दूसरा पहलू है कि अगर रात को जल्दी सोएंगे बच्चे और सुबह जल्दी उठेंगे, और फिर अगर हो सके टीनेज के बाद तो, शादी के बाद तो अगर 2 टाइम खाना खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो उससे पहले रनिंग करके आए सुबह, या फिर कम से कम जिम में जाएं, जो इंडोर अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर फैटी लीवर से बचाव हो सकता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है जो फैटी लीवर को ठीक करेगी, वो केवल मन को तसल्ली देने के लिए है। असली है कि फैट जमा क्यों रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा क्यों रहा है, तो या तो नॉनवेज लेने से या फिर फैटी फूड लेने से, प्लांट फूड लेने से, उससे फैटी लीवर होता है। तो हमें रफेज लेनी पड़ेगी, फिर फैटी लीवर। दोस्तों फैटी लीवर एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हमारे खान पान पे और जीवन हम कैसे जीते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप
जीवन का स्टाइल ठीक कर लेंगे, लाइफ का स्टाइल ठीक कर लेंगे, खान पान ठीक कर लेंगे, तो अपने आप ये चला जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसे ही जैसे फैटी लीवर है या और लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ बच्चों में बढ़ती जा रही है। हाँ। ठीक है, तो उसका अभी भी किशोरों के अंदर भी 10% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पीड़ित हैं, तो उससे कैसे बचाव करा जाए? देखिए, डायबिटीज़ भी जो बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो 100% लाइफस्टाइल डिसीज़ है, और कुछ केस में देखा गया है जो टाइप 1 डिसीज़ है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी बेसिकली जो पेरेंट्स की पिछले 10-20 सालों की लाइफस्टाइल है वो आगे होने वाले बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ कर देती है। तो डायबिटीज़ ना हो उसके लिए बड़ी डायबिटीज़ एक कंफर्ट जोन की बीमारी है, वीआईपी जोन की बीमारी है, वीआईपी जीवन शैली या वीकेंड कल्चर वाली जीवन शैली, वो डायबिटीज़ को प्रमोट करती है। तो उससे बचने के लिए लाइफस्टाइल बड़ी ही मेहनत वाली होनी चाहिए। आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज़ इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन से डायबिटीज़ को मेंटेन किया जाता है, किसी की भी दुनिया में आज तक डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। अगर ठीक करनी है डायबिटीज तो लाइफस्टाइल से ठीक होती है। पतंजलि में पिछले 4-5 सालों में कम से कम 400-500 लोगों की डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो जिन्होंने अपनी जीवन शैली सुधारी, जिन्होंने खान पान को ठीक किया, जिन्होंने सुबह योग किया, जिन्होंने मालिश करी, जिन्होंने दिन भर अच्छी जीवन शैली अपनाई, उनकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो डायबिटीज़ के अगर ठीक करनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत की बात होती है जब दिन में 2-2 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। खाना खाएंगे पचेगा तभी जब इंसुलिन लगाएंगे, तो ये बड़ी डरावनी स्थिति होती है। तो उससे बचना है तो लाइफस्टाइल भी ठीक रखो। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से सबको बताऊंगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो सीधा पतंजलि जाए, वहाँ पे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, अच्छी जीवन शैली सीख के आए, फिर वही जीवन शैली घर पे अपनाए, फिर 3 महीने के बाद दोबारा जाए, फिर डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, योगियों के देश के अंदर भारत कैपिटल बना है डायबिटीज़ की, तो ये तो बड़ी विडंबना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये ठीक करनी है तो हमारे लाइफस्टाइल और योग से ठीक हो सकती है। मिठास जीवन में होनी चाहिए, खून में नहीं। देखिए, जहाँ योगियों की बात की आपने डॉक्टर मुकेश, तो अगर योगी भी अगर अच्छी जीवन शैली को लगातार अपनाएंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा एक उदाहरण है कि भारत के एक महान योगी जिन्होंने विदेश में जाके भारत की संस्कृति का परचम फहराया, लेकिन उन्होंने भी जब बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने मछलियाँ खाई, तो वो भी 39 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। अगर वो आज हमारे बीच में होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता, भारत कब का विश्व गुरु बना होता। कोई योगी भी इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं जो मर्जी खाऊंगा, जो मर्जी रह लूंगा तो मैं ठीक रहूंगा। तो योगी तो एक माइंडसेट है। अगर हम अच्छे माइंडसेट में रहेंगे तो 100, 125, 150 साल तक बीमारी हमें छू नहीं सकती। जो आचार्य चरक थे, जो आचार्य सुश्रुत थे, जो आचार्य वाघभट थे, वो सभी 125, 135, 130 साल तक बिना किसी बीमारी के जिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों को छोड़ा। तो ऐसे ही अगर किसी गाय को जब मरना होता है तो 15-20 दिन पहले अपना खाना खाना छोड़ देती है। जब किसी शेर को मरना होता है, शेर बूढ़ा हो जाता है, तो 20-30 दिन पहले खाना खाना छोड़ देता है। जब कोई सांप को लगता है कि मेरा समय आ गया तो खाना खाना छोड़ के समय आने पे अपने आप ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। लेकिन जो भोगी लोग होते हैं, जो खाने पीने में ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनका बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनको बीमारियाँ इतनी ज़्यादा घेर लेती हैं कि उनको एक बड़े कष्ट मिलते हैं। तो इसलिए खान पान रहन का लगातार ध्यान रखेंगे तो हमें ना डायबिटीज छू सकती, ना फैटी लिवर छू सकता, ना कोई भी लाइफस्टाइल छू सकती। लाइफस्टाइल डिसीज तभी होंगी जब हमारा खान पान रहन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। दोस्तों, एक समय ऐसा होता था जब लोग भूख से मरते थे, और आज समय ऐसा है जब लोग खाने से मरते हैं, ज़्यादा खाने से मरते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो योगी भी क्यों ना हो। योग एक माइंडसेट है। अगर हम गृहस्थी हैं और योगी वाली जीवन शैली जीते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति योगी है, भगवे कपड़े डालता है और वे सोच ले कि मैं भगवे कपड़े डाल के लंबा जीऊँगा, स्वस्थ जीऊँगा, तो उसकी ये गलत फहमी है। उसे भी योग वाला जीवन अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आजकल किशोर लड़कियों के अंदर पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उस पर काबू पा जाए नेचुरल तरीके से? हाँ, ये बहुत बड़ा आपने वो रखा है, एक विषय रखा है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये बड़ी तेज़ी से टीनेज गर्ल्स में शुरू हो रही है आजकल। तो आजकल देखिए, एक तो जो कम्पिटिटिव माहौल है पढ़ाई लिखाई का, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आजकल। जो आज कोई डेट आई किसी भी उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और बाद में पता लगा ये कैंसिल हो गया, ये लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया, ऐसा हो गया, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे बड़े स्ट्रेस में होते हैं। तो इतना कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हो गया कि बच्चों को 15-15, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उसमें उनको आउटडोर खेलने का टाइम ही नहीं मिल पाता। ये एक तरह का कंप्रोमाइज़ है। तो एक तो
थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना होगा, तो उससे बचने का एक योग सुबह का करने का बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि पीसीओडी एक 100% लाइफस्टाइल डिजीज है, तो सिस्ट बन जाती हैं और बॉडी में, तो बॉडी में सिस्ट जो बनती है, इसको आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें तो ये मेद का कलेक्शन है। तो मेद का कलेक्शन को अगर दूर करना है तो अगेन इसमें भी चावल, आलू, केला, दही, सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें और आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखें। रफेज खाएं, हरी सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी, ऐसा फाइबर्स वाला खाना खाएं और सुबह शाम लंबी लंबी रनिंग करके आएँ। 30 मिनट की रनिंग। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन मैं फुटबॉल खेलता हूँ सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में, उस दिन मेरा ब्रेन 125% काम करता है। तो सुबह अगर आधे घंटे में अगर 3-4 किलोमीटर की वॉक भी कर गए वो बड़ा अच्छा है, और अगर 15 मिनट में 2-2.5-3 किलोमीटर की रनिंग करके आए तो बड़ा अच्छा काम करेगा। इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई डॉक्टर मुकेश जी कि दुनिया में कुछ लोगों ने केवल 1 मिनट की रनिंग करी, 1 मिनट की स्प्रिंट लगाई, तो उन्होंने जब तक जितने साल तक वो 1 मिनट की स्प्रिंट लगाते रहे वो बीमार ही नहीं पड़े कभी भी। केवल 1 मिनट की स्प्रिंट। देखिए रिसर्च जब होती है तो रिसर्च में बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, तो लेकिन उससे रिजल्ट बड़े ही वो होते हैं, चुकाने वाले होते हैं। तो आप अगर 1 मिनट की भी रनिंग करेंगे, डेली स्प्रिंट लगाएंगे, पूरी शक्ति जितने आप उसे दौड़ेंगे, तो आप बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हमेशा एसी में रहना, जंक फूड खाना, देर रात को सोना, सुबह देर से उठना, ये पीसीओडी के कारण है। और फिर जो महिलाओं में होती है, जो काम वालियों से काम करवाते रहते हैं दिन भर, खुद अपना बैठ के टीवी पे देखते हैं, तो काम वालियों से काम करवाना कम कर दें, बेर मिनिमम कर दें, फिर पीसीओडी हो नहीं सकती। पीसीओडी तो जहाँ मेहनत करनी शुरू कर दी वहीं हमारी जो ओवरी हैं वो हेल्दी हो जाती हैं। और पीसीओडी 100% रिवर्सिबल है, 3 महीने में रिवर्सिबल हो जाएंगी। फैटी लिवर भी, पीसीओडी भी 3 महीने में 100% ठीक हो जाएंगे। दुनिया में किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकते, अगर आप रूट कोज का ठीक करेंगे इसका तो हमेशा के लिए ठीक करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि 3 महीने में पीसीओडी भी और आपका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 मिनट की स्प्रिंट आपको बीमार नहीं होने देगी, क्योंकि काफ मसल को दूसरा हार्ट माना जाता है ना। अगर आपके काफ मसल एक्टिव रहेंगे तो ब्लड की पंपिंग ठीक होगी, ब्लड आपका वापस हृदय तक पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा और वो पूरा सर्कुलेशन में आएगा और पूरे बॉडी को एक्टिवेट रखेगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने बहुत बातें की हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा और है डॉक्टर साहब, कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वैसे तो वो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है, लेकिन उसका क्या राहत मिले, एक फौरी राहत क्या मिले युवाओं को कि इससे वो बच सकें? हाँ, ये भी आपने जो कॉन्स्टिपेशन एक माइंडसेट का एक आउटपुट है, एक माइंडसेट का आउटकम है। अगर माइंडसेट अच्छा होगा, हमें मेहनत वाली माइंडसेट होगा हमारा, तो हमें कभी हो ही नहीं सकती। जो बच्चे, मैं रनिंग के लिए आता हूँ सुबह स्टेडियम में, तो जब मैं स्टेडियम में जाता हूँ रनिंग के लिए, तो जो बच्चे वहाँ पे 15-15 रनिंग के राउंड लगाते हैं, स्टेडियम के राउंड लगाते हैं, तो उनको कभी कब्ज हो ही नहीं सकती। एक तो आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखें, रफेज अच्छा लें और रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। रात को जल्दी सोने से अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, सुबह जल्दी उठने से अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स कभी कब्ज नहीं होने देंगे। एक वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ ना करें। भारत में 50 साल से जब से वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा कॉमन पब्लिक के बीच में आ गई है, तो पहले तो कब्ज को कहते थे कि ज़्यादा पैसे वाले लोगों की बीमारी है कब्ज, अब तो हर किसी को, बहुत सारे लोगों को कब्ज होने लगी। लगभग हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट आ गई हैं, तो ये वेस्टर्न टॉयलेट इसका कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। फिर जंक फूड खाना कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। जितना रफेज खाएंगे, मोटा अन्न खाएंगे, उतना कब्ज कभी हो नहीं सकती। जितना प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, रस है, सब कब्ज का कारण है। आयुर्वेद की भाषा में ऐसा आया है, चरक संहिता में लिखा है कि 48 मिनट के अंदर जो खाना बन गया वो खाएंगे, उसे कब्ज कभी हो नहीं सकती। 48 मिनट के बाद वाला खाना एक्सपायर्ड फूड है जी। तो जो बिस्किट हैं उस पर एक्सपायरी लिखी होगी, लेकिन वो एक्सपायर्ड फूड है, वो डेड फूड है। इससे डेड टिश्यू बनता है बॉडी के अंदर, डेड फूड से डेड टिश्यू बनेगा। जो पैकेट में बंद हो गया खाना वो तो डेड फूड है, उसमें तो ऑक्सीजन की अभाव है नहीं। जो उबला हुआ खाना, लंगर जैसा खाना हमने बना के उबाल के खा लिया, वो भी खुले बर्तन में उबालेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वामी रामदेव हमारे घर में आए तो उन्होंने लौकी के 4 टुकड़े करवाए, 4 टुकड़े करवा के जरा सा जीरा लगा के और उसको स्टीम करवा लिया। उन्होंने उबाला भी नहीं उसको। अच्छा, उबालने से भी दिक्कत होती है, और जो फ्राइड खाना है उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है, टॉक्सिन से बन जाते हैं। तो उन्होंने स्टीम करके केवल और उसको ले लिया बस। 20 साल तक उन्होंने अन्न नहीं खाया, ऐसा उबला खाना खा के कितनी एनर्जी है उनके। 500 दंड बैठक लगाते हैं, 5-5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, लगभग 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं। तो ऐसा कैलिबर तब बन सकता है जब हम केवल लाइव फूड खाएंगे, केवल लाइव फूड खाएं। 1 घंटे से पहले वाला बासी खाना ना खाएं। 1 घंटे से पहले वाला बासी खाना खाएंगे तो कब्ज जरूर होगी। मुझे आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि जिसने डेड फूड ना खाया हो और उसे कब्ज हो गई हो। जो किसी को कब्ज होगी तो डेड फूड खाने से होगी, बासी खाना खाने से होगी, ताज़ा खाना खाने से कभी कभी नहीं होती। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। आपकी जो फीडिंग विंडो है वो तो केवल 8 घंटे की होनी चाहिए।
सूरज छिपने के बाद खाना ना खाए। जो सूरज छिपने के बाद खाना खाएगा उसे लाइफस्टाइल डिसीज होगी। तो सनसेट से आधा घंटा पहले पीछे बस इतना अलाउड है, इसमें खाना खा सकते हैं। अगर 8 बजे के बाद खाना खाएंगे, जो खाना हमें पचता है, खाने की अच्छी पोटी बनती है, उसके लिए सन की रेज बड़ी ज़रूरी होती हैं। भाई सन की रेज के होते हुए खाना खाएंगे तो वो हमें खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। तो मेरी से बड़ी सारी वीडियो है खाने के बारे में कि कौन सी सब्जी, कौन सी दाल, कौन सा फल किस मौसम में खाना है, कैसे खाना है, और फिर किस प्रकृति के लोगों को, वात प्रकृति के लोग क्या खाएं, पित्त प्रकृति के लोग क्या खाएं, कफ प्रकृति के लोग, जो उनकी बॉडी को सूट करे। वैसे कब्ज के लिए जो त्रिफला है वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। हर घर में त्रिफला होना चाहिए, भारत के हर घर में। बड़े सारे डॉक्टरों से बचा लेगा, डॉक्टरों की विजिट नहीं होगी अगर आप त्रिफला घर में रखेंगे। त्रिफला को कहते हैं कि 1 साल खाने से हमें ये लाभ मिलेगा, 2 साल खाने से लाभ मिलेगा, और 12 साल अगर कोई त्रिफला लेता है तो उससे बड़ी सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, ऐसा आयुर्वेद में मेंशन है। तो त्रिफले का उपयोग जरूर करें। या तो सुबह आधी चम्मच त्रिफला ले सकते हैं पानी के साथ, या फिर रात को भिगो के रख दें, फिर सुबह वो पानी को पी सकते हैं, या रात को भी ले सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। वात, पित्त, कफ, तीनों प्रकृति के लोग त्रिफला ले सकते हैं। ये एक रसायन है, तो उसका त्रिफले का उपयोग करके भी हम कब्ज से निजात पा सकते हैं। वैसे अगर मैं एलोपैथिक दवाई की बात करूं तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम पिकोसल्फेट की सिरप है। तो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में 51 रुपये तक की मिलती है। तो ये कब्ज के लिए दुनिया की सबसे अच्छी एलोपैथिक दवाई है। किसी भी जन औषधि केंद्र से ऐसे ही ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे नदी में कचरा जमा हो जाता है और उसका बहाव रुक जाता है, ठीक वैसे ही हमारे पेट के साथ होता है। ये 30-32 फुट लंबी जो आंत है, इसकी सफाई प्रॉपर होती रहे तो उसके लिए खूब सारा रफेज खाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक्टिव रहें, सैर करें, रनिंग करें, ठीक है, और अपना माइंड सेट ठीक रखें, नींद ठीक रखें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, खाना सूर्य छिपने से पहले हम खा सके तो खा लें, नहीं आधा घंटे का फर्क रहे तो रख लें। पैराडॉक्सिकली ज़्यादा खाना खाने से कब्ज होती है, कम खाना खाएंगे तो कब्ज हो ही नहीं सकती। ये भी ध्यान रखना होगा। जो पेट है उसको साफ होने का मौका भी देना पड़ेगा। जब हम खाते रहेंगे तो उसमें वो सारा जमा होता रहता है, फिर कब्ज होती है। भारत के शास्त्रों में तो आया है, एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रयभुक्तम सदा रुग्णम। उसको हमेशा ही रोग होंगे जो 3 बार खाएगा। चतुर्भुक्तम तो मार्गम, उसका तो नोटिस आने वाला है यमराज का। जो 4-4 बार खाना खाते हैं उनको तो कब्ज ठीक हो ही नहीं सकती। तो जो हमेशा फिट रहना चाहता है तो शादी के बाद अगर हो सके तो 1 बार खाना खाए, नहीं तो कम से कम चतुर्मास में तो 1 टाइम खाना खाए। और जो बलवर्धक का काम करते हैं, जो दंड बैठक लगाते हैं, रनिंग करते हैं, जो पहलवान हैं, उनको अगर 2 बार खाना खाएंगे तो बल मिलेगा। लेकिन जो मेहनत का काम नहीं करते उनको 2 बार का खाना भी पच नहीं पाता, लाइफस्टाइल डिसीज होती हैं। और 3 बार का खाना खाने वाला तो निरोगी रह ही नहीं सकता। उसे आज नहीं तो कल आने वाले 10, 20, 30, 40 सालों में लाइफस्टाइल डिसीज होंगी। लोग कहते हैं वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे डायबिटीज हो गई, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे हार्ट अटैक हो गया। इंटेलिजेंस ही तो तब है जब आप अपने खान पान रहन सहन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। खाली कोई डाटा कलेक्शन से नहीं कोई इंटेलिजेंट हो सकता, या दुनिया के बारे में जान के कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। जिसने अपने शरीर को पढ़ लिया है, जिसने अपने शरीर को पहचान लिया कि मेरे शरीर को इस चीज़ से फायदा है, इस चीज़ से नुकसान है, ये मेरे को खाना है, ये मेरे को नहीं खाना, वही इंटेलिजेंट है। अपने हेल्थ के लिए हमें कॉन्शियस होना चाहिए। मेरी तो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बड़ी देर बात हुई थी, आधा घंटा जूम मीटिंग में, कि मैंने बताया उनको कि मैं जीते जी ये देखना चाहता हूँ कि भारत में जो MBBS की डिग्री ले, जो डॉक्टर बने भारत में, उसमें 25% सिलेबस एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का हो, 25% नेचुरोपैथी का हो, और 25% सिलेबस योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का हो। भारत में जितने भी बच्चे 12th क्लास पढ़ते हैं, 12वीं क्लास तक हर बच्चे को खान पान रहन सहन के बारे में बताया जाना चाहिए। एक आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज, थोड़ी सी जड़ी बूटियों की, खान पान रहन सहन की, हरड़ का क्या फ़ायदा है, तुलसी का क्या फ़ायदा है, ये चीज़ होनी चाहिए। किस मौसम में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस ऋतु में क्या खाएं, किस प्रकृति के लोग क्या खाएं। अगर ये बेसिक चीज़ होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मेरे को भारत के हेल्थ मिनिस्टर मिलेंगे, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मिलेंगे, तो मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि MBBS का सिलेबस बदल दो। आने वाले 20 साल में देखना, आने वाला समय आयुर्वेद का है। अगर हम खान पान रहन सहन का ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से जीवन शैली जिएंगे, तो हमें बीमारियां होंगी नहीं। आजकल 95% पेशेंट्स को लाइफस्टाइल डिसीज हैं, केवल 5% पेशेंट्स कोमा में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, उनको एलोपैथी की जरूरत होती है। हम एलोपैथी का बोझा ज़्यादा ढो नहीं सकते, केवल 5% लोगों को ही एलोपैथी चाहिए, बाकी 90 to 95% लोग। और ये विडंबना है भारत की कि पिछले 70 सालों से 93% बजट एलोपैथी को जाता रहा, और केवल 7 to 6% बजट में ही सारे आयुर्वेद, सिद्धा,
होम्योपैथी नेचुरोपैथी सिमट के रह गए, आयुष पूरा सिमट के रह गए। ऐसा अब नहीं होना चाहिए आगे। तो मेरी भारत के स्वास्थ्य मंत्री को ये गुहार है कि वो जल्दी से जल्दी इस रेशियो को रिवर्स करके आने वाली पीढ़ी को हम सिंथेटिक दवाइयों से, सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों से बचा सकें और नेचुरल लाइव मेडिसिन से हम उनका ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का सपना तभी साकार होगा जबकि हम भारत की चिकित्सा पद्धति को जब तक हम इग्नोर करेंगे तब तक ये सपना साकार नहीं हो सकता। जब भारतीय चिकित्सा पद्धति को हम आगे लाएंगे, पिछले कई हजार सालों से कैसे भारत के लोग निरोगी रहते थे, कैसे पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे भारत विश्व गुरु था, कैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट ब्रेन यहाँ के हुए हैं लोग, कितनी सारे यहाँ पे रिसर्च हुई हैं। तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। और मुझे लगता है वो समय अब निश्चित रूप से आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया है। G20 के सम्मेलन में उन्होंने दिखाया कि भारत की संस्कृति कैसी होती है, और फिर पूरे विदेशों में जाके भी वो करते हैं। अब उनको स्वास्थ्य की तरफ भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि भारत के हर बच्चे का, आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका मेंटल फिटनेस भी अच्छी हो, उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो। डॉक्टर मनोज मित्तल, आपने इस कार्यक्रम में आके आज हमें और हमारे दर्शकों को बहुत बारीकी से बच्चों की बीमारियों के बारे में, उनके नेचुरल इलाज के बारे में, सस्ते इलाज के बारे में और बहुत शानदार तरीके से घर पे वो जो कर सकते हैं वो बताया। तो हम कृतज्ञ हैं, आप अपने समय से समय निकाल कर हमारे इस एपिसोड में बियॉन्ड बाउंड्रीज के आए, और आने वाले समय में भी हम आपको याद करेंगे, आपकी सेवाएं लेंगे। और जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं कि डॉक्टर मित्तल से वो क्या जानना चाहते हैं अगले वीडियोज़ में, ताकि फिर हम वो उसी तरह से तैयारी करें और डॉक्टर साहब को बुलाते रहें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मनोज मित्तल का करनाल में नर्सिंग होम है, वो बच्चों का ट्रीटमेंट बड़े ही, जिस तरह से उन्होंने बातें की उसी तरीके से वो करते हैं। क्योंकि मैं तो 20 साल से डॉक्टर साहब को जानता हूँ, जब से मेरे बच्चे छोटे थे उनका इलाज वहीं पे होता था। तो बहुत ही शानदार तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करते हैं। उनके अपने चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, जगदम्बा बेबी केयर से, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन पे आप इनके और वीडियो, हज़ारों वीडियोज़ इन्होंने बनाए हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा वीडियोस, मिलियंस के अंदर उनकी रीच है, मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा है। पूरी दुनिया के लोग इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। इनका कहने का तरीका और इनका स्माइलिंग फेस और इनका लाइफस्टाइल आपने समझाइए। वो खुद मेरे ख्याल से 55 साल के डॉक्टर साहब, मेरे को आइडिया है वो होंगे लगभग 46 किलो उनका वेट है, 46 kg। आप मानेंगे कि पिछले इतने लंबे सालों से तो वो कितना बढ़िया कैसे मेंटेन करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, इतने सारे काम करते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो मैं तो भगवान से ही दुआ करता हूँ कि वो इनकी उम्र आयु लंबी करे और इनके जरिए पूरे समाज का, पूरी दुनिया का भला करे, है ना। तो डॉक्टर साहब, आने वाले समय में डॉक्टर मुकेश एक लाइव सेशन हम रखेंगे जिसमें कि लाइव हमसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे व्यूअर्स, और उसके हर सवाल का उनका हम जवाब देंगे। चाहे कोई भी बच्चों की बीमारी हो, टेक इट एनी डिसीज, तो हम आंसर देंगे। और कई लोग तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो पतले से हो। मैं कहता हूँ, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, 17 सेकंड की वीडियो थी। मैं नीम के पेड़ पे चढ़ गया तेजी से फुर्ती से, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने नीम के पेड़ पे चढ़ के बोला, 70 किलो के लोग, चाहे जज हो, डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो, इंजीनियर हो या IT पर्सनल हो, या तो पेड़ पे चढ़ के दिखाएं तेजी से, या मेरे साथ 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करके दिखाएं, या मेरे साथ 100 मंजिल के जीने पे चढ़ के दिखाएं, तब तो वो हेल्दी है। नहीं तो वो गलतफहमी में ना रहे कि हम हेल्दी हैं, ऐसा ध्यान रखें। वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और ये लोगों ने इस चैलेंज को समझा कि हाँ ये बात सही है। डॉक्टर साहब, आपकी स्माइलिंग और आपकी एनर्जी देख के हमें भी कई बार शर्मिंदगी होती है कि आपसे कम उम्र के होने के बावजूद उतनी एनर्जी हम अपने अंदर ला नहीं पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपसे सीखने की, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम डॉक्टर साहब को अपने चैनल पे बुलाते रहेंगे, उनकी सेवाएं लेते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को पसंद करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, और मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में, फिर किसी नए विषय के साथ, नई शख्सियत के साथ, आपको बियॉन्ड बाउंड्रीज ले जाने के लिए, सीमाओं के पार ले जाने के लिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।